हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 109 हो गया था। अब हम देख लेते हैं 110 को। 110 में बात क्या की गई है? 110 में बात है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ऑनरशिप, यानी कि जहां पे बात ऑनरशिप के बर्डन ऑफ प्रूफ की हो, यानी कि कोई एक आदमी जो कि किसी पोजीशन में, किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन में है, यानी कि वो किसी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन में है और वो ये कहता है जी मैं इसका ऑनर हूं, तो लॉ यहाँ पे क्या प्रिज्यूम करेगा? लॉ यहाँ पे ये प्रिज्यूम करेगा कि जी हाँ ठीक है, वही आदमी होगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो ऑनरशिप है, ठीक है, ऑनरशिप में जो पोजीशन है वो एविडेंस है प्राइमा फेसी, ठीक है, वो एक इस तरह का कंप्लीट एविडेंस है कि अगर कोर्ट में ये शो कर दिया जाता है कि जी हाँ ये जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो या वो इमूवेबल हो, ये इस आदमी की पोजीशन में है, तो देन इन दैट केस कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट यही समझेगा कि जी हाँ ये प्रॉपर्टी जो है उसी की है। अब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कैसे आई? फिर बर्डन ऑफ प्रूफ की बात यहाँ पे ये आई है कि देखो, अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि जी साहब नहीं, जिस ऑनरशिप को ये अपना बता रहा है, यानी कि जिस मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ये कब्जा दिखा रहा है, वो तो इसकी है ही नहीं, ये तो उसका ऑनर है ही नहीं, तो कोर्ट यहाँ पे ये कह रहा है कि जी आप कह रहे हैं कि जी ऑनर नहीं है, तो आप क्या करें? आप इस बात को साबित कर दें कि वो कैसे ऑनर नहीं है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि आपको पता होगा कि 12 साल तक अगर कोई एक प्रॉपर्टी पे रहता है तो पोजीशन उसकी फेवर में हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है सिंपली कि पोजीशन अगर ऑनरशिप का ऑब्टेन से लिया गया है, ठीक है, पोजीशन अगर ऑनरशिप का ऑब्टेन से लिया गया है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज एक कंप्लीट एविडेंस है क्या? पोजीशन ऑफ ऑनरशिप, ठीक है। इसमें मतलब कोई भी ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको कुछ और साबित करना पड़ेगा। पोजीशन एक बार साबित हो जाती है तो वो कंप्लीट है, वो प्राइमा फेसी माना जाता है। चलिए देखते हैं सेक्शन क्या कह रहा है। सेक्शन में लिखा हुआ है when the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be possession, क्या कहा? स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। जबकि प्रश्न ये है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी चीज का स्वामी है जिसपे उसका कब्जा होना दिखाया गया है या शो किया जा रहा है या दिख रहा है कि जी हाँ ये उसी का है। The burden of proving that he is not the owner is on the person affirms that he is not the owner, यानी कि तब ये साबित करने का भार कि जो दूसरा आदमी कह रहा है कि जी साहब ये तो इसका है ही नहीं, उस व्यक्ति पर है जो मना कर रहा है कि वो स्वामी नहीं है, सिंपली। लेकिन बस इतना ध्यान रख लेना, ऑब्टेन से मतलब ऑब्टेन किया गया अगर फोर्स से या फ्रॉड से तो वो अप्लाई नहीं होगा ये सेक्शन, ठीक है, क्लियर। अब 1111 क्या कह रहा है, यानी कि धारा 111 क्या कह रही है इसमें? अब धारा 111 में बात की गई है दो चीजों की। इसको पढ़ने से पहले आपको पता होगा, गुड फेथ आपने पढ़ा होगा आईपीसी में, ठीक है, गुड फेथ सभी ने आईपीसी में पढ़ा है, तो वही गुड फेथ की बात यहाँ पे की गई है। एक तो वो गुड फेथ हो गया, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, यानी कि एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है। अब एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन का मतलब क्या होता है? एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन का मतलब ये होता है कि जो पार्टीज हैं, ठीक है, वो पार्टीज कौन सी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो रिलेशनशिप है पार्टीज के, तो वो क्या है, एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड है। उस चीज को क्या कहा गया है? एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन, ठीक है। यानी कि जो भी कुछ इंटरेस्ट है उन लोगों के बिजनेस का और व्हाटएवर जो भी उसमें बातें हैं, जिस भी कारण से वो पार्टी बने हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या है? बाउंड है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन। दूसरा गुड फेथ आईपीसी में आपने पढ़ा है, ठीक है। तीसरा ये सेक्शन अप्लाई किस पे होगा? आपको ध्यान रखना है, ये सेक्शन अप्लाई होगा ट्रस्टी, एडमिनिस्ट्रेटर, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। दूसरा गार्जियन, तीसरा एजेंट, ओकेशनर एंड अटॉर्नी, ये जो लोग हैं इनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई करेगा, ठीक है। अब गुड फेथ का मतलब वही है जो कि आपको पता भी है आईपीसी के अंदर, यानी कि
आपको इस चीज के लिए ध्यान रखना है कि वो बोनाफाइड इंटेंशन से किया गया हो। मीन दैट कि गुड फेथ में अगर कोई ट्रांजैक्शन किया गया है किसी ऐसे पक्षकार के बीच जो कि एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है, तो वही प्रूफ करेगा ट्रांजैक्शन गुड फेथ में हुआ या नहीं। देखिए, ये सेक्शन आपको यहाँ ये बता रहा है कि अगर आपने किसी पार्टी को, इन ये जो पार्टीज मैंने बताई, इन्हीं पार्टी में से किसी को भी कोई ट्रांजैक्शन किया है और किया भी कैसे, गुड फेथ में, तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाएगा? तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ की जो बात की गई है, यानी दो पक्षकारों के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन गुड फेथ में हुआ है या नहीं हुआ, अगर ये मुद्दा उठ जाता है, तो इस बात के लिए दोनों पार्टी में से अगर कोई भी एक एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है, ठीक है, दोनों पार्टी में से अगर कोई भी एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है, तो ये बात उसी मतलब पोजीशन में है, तो जो ट्रांजैक्शन है ना उसको प्रूव करने का भार उसी पर होगा जो क्या है, एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है। तो चलो हम अब जरा इसको देख लेते हैं, बेरक में लिखा है, वर्ड टू वर्ड समझेंगे। देखिए, प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, यानी कि उन ट्रांजैक्शन का, यानी उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना। किसको साबित करना है? यहाँ गुड फेथ को साबित करना है। कौन करेगा? वो करेगा जिसमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है, ठीक है, सक्रिय विश्वास का है, यानी कि रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। आगे लिखा है, वेयर देयर इज अ क्वेश्चन एज टू द गुड फेथ ऑफ अ ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज। गुड फेथ में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, मुद्दा ये है, वन ऑफ whom stands to the other in a position of active confidence. The burden of proving the good faith of the transaction is on the parties who is in a position of active confidence, यानी कि जहां की उन पक्षकारों के बीच में संव्यवहार के सद्भाव के बारे में प्रश्न है, जिनमें एक दूसरे के प्रति क्या है, सक्रिय विश्वास की स्थिति है। मैंने आपको बता दिया ना, सक्रिय विश्वास यानी जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड है, ठीक है, सक्रिय विश्वास की स्थिति में है, वहां उस संव्यवहार यानी उस ट्रांजैक्शन के गुड फेथ को साबित करने का भार उस पक्षकार पर ही है जो कि सक्रिय विश्वास की स्थिति में है, यानी कि जो एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है। इज दैट क्लियर? इस सेक्शन में यही बताया गया है। अब देखिए, अब आगे क्या लिखा है। अब आगे इसमें दो इलस्ट्रेशन है, आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली क्लियर होगा। अब हम आगे देख लेते हैं। 11A में क्या लिखा है। 11A किस चीज की बात कर रहा है? देखिए 11A जो है ये आपका टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज के बारे में है, यानी स्पेशल कोड के थ्रू, स्पेशल कोड 1984 के तहत इसको आईपीसी में डाला गया था। अब इसमें बात की गई है किस चीज की, उन प्रिजम्पशंस की जो कि किस चीज के लिए, टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज के लिए है। यानी कि देखिए प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंस, किस चीज की प्रिजम्पशन, एज टू सर्टेन ऑफेंस, वो कौन से सर्टेन ऑफेंस जो कि आईपीसी में दिए गए हैं, उन सर्टेन ऑफेंस की बात की गई है। देखिए फर्स्ट क्या लिखा है इसमें कि अगर कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, जिसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है या कोई ऐसा ऑफेंस उसने कमिट किया जो कि सबसेक्शन 2 में क्या दिए गए, स्पेसिफाई किया गया है, ये लिखा है ना इसमें। देखिए वेयर अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस ऑफ specified in subsection 2 in first is it means अगर कोई पर्सन आईपीसी के सेक्शन 121 यानी 121, 121A, 122 और 123, ठीक है, 121A, 122 और 123 के अंदर अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, देन या फिर आईपीसी के 122, 123 के तहत अगर कोई उसने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, या फिर उसने देखिए कोई अबेटमेंट किया है और ऐसे एरिया में अबेटमेंट किया जो कि डिस्टर्ब एरिया है, और उस एरिया को डिसऑर्डर को दबाने के लिए, जो कि पब्लिक ऑर्डर है एक तरह से, उसको रिस्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इनेक्टमेंट बनाकर उसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया गया,
तो ऐसे एरिया में अगर उस पर्सन ने सबसेक्शन 2 में जो दिया गया है अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, या फिर किसी ऐसे एरिया में ऑफेंस कमिट किया जहां पर 1 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए एक्सपेंसिव डिस्टर्बेंस हुआ है, ठीक है, एक्सटेंसिव डिस्टर्बेंस हुआ है, जो कि एक तरह से पब्लिक एरिया, पब्लिक मतलब जो कि एक तरह से पब्लिक पीस का वो है, तो अगर उसने ऐसा किया है तो ऐसे एरिया में उस पर्सन ने सबसेक्शन 2 में जो भी दिया है अगर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है और अगर ये शो कर दिया जाता है कि हाँ उसने किया है, ठीक है, तो ऐसे एरिया में जहां पर ऐसा हुआ, ऐसी जगह पर, ऐसे टाइम पर, जब वो मतलब ऐसे टाइम पर उसने किया जहां पर कि उस टाइम एयरफोर्स लगी थी या पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपनी ड्यूटी कर रहे थे एयरफोर्स वाले, तो उसको रेसिस्ट करने के लिए या उसको रोकने के लिए, ठीक है, अटैक किए जा रहे थे, तो उस टाइम मतलब फायर आर्म्स और जो एक्सप्लोजिव यूज कर रहे थे, तो यहाँ ऐसा शो कर दिया जाता है कि वो पर्सन ऐसी जगह पर उस टाइम पर था जहां पे वो सब हो रहा था, तो कोर्ट यहाँ पर उस पर्सन के बारे में ये प्रिज्यूम करेगी कि उस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, जो किस में दिया है, जो कि सबसेक्शन 2 में दिया है, ठीक है ना, जो सबसेक्शन 2 में है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। मेंटेन उस चीज को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज उसका ऐसे एरिया में होना ये शो कर दिया जाता है कि वो ऐसे एरिया में उस टाइम जब ऐसा हो रहा था वो वहां पे था, सब हो रहा था उस टाइम। ये कब तक, जब तक कि कॉन्ट्ररी ये शो नहीं हो जाता कि भाई उसने ऐसा नहीं किया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, उस एक्यूज्ड पर ही होगा, ठीक है, कि वो प्रूव करे कि उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया। तो आपको इतना ध्यान रखना है, और ये कोर्ट की मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, कोर्ट तब तक मान के रखेगी जब तक कि उसका अपोजिट यानी कॉन्ट्ररी शो नहीं होता, तब तक बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बेरेक की लैंग्वेज को रीड आउट कर लेते हैं। मैं पहले आपको इसलिए समझा देती हूँ कि सेक्शन आपको मुसीबत ना लगे कि क्या है इसमें, सिंपल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। देखिए, मैं एक एक वर्ड को पढ़ूंगी, वही सब कुछ लिखा है जो मैंने आपको बताया है। मैंने ये पढ़ दिया था फर्स्ट, अब इसका ए लिखा। ए में देखिए, एनी पर्सन डिक्लेयर टू बी ए डिस्टर्ब एरिया, ठीक है, अंडर एनी इनेक्टमेंट, ये मैंने बता दिया, फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स मेकिंग प्रोविजन फॉर द सप्रेशन ऑफ डिसऑर्डर, रिस्टोरेशन, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर के लिए उसको एनेक्टमेंट बना करके प्रोटेक्ट वो किया गया था। और ऐसे एरिया में अगर वो आदमी पाया जाता है, एनी एरिया इन विच देयर हैज बीन ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 month एक्सटेंसिव डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक पीस, क्लियर, एंड क्या कर दिया जाता है, शो, इट इज शोन दैट सच पर्सन हैड बीन अ प्लेस इन सच एरिया at a time when firearms explosive were used at or from that place to attack or resist the member of any armed forces or the forces charged with the maintenance of public order acting in the discharge of their duties, it shall presume, जब क्या है वो लोग ड्यूटी कर रहे थे अपना, तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा, यही प्रिज्यूम करेगा ना कि भाई उसी ने किया। इट शेल है ना, ध्यान रखिएगा, मैंडेटरी अंडरलाइन कर ले, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज शोन दैट सच पर्सन हैड कमिटेड सच ऑफेंस। इज दैट क्लियर, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन लगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसेक्शन 2 जो मैंने पढ़ दिया, अब उसको देख लेती हैं। द ऑफेंस रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ द फॉलोइंग, नेमली एन ऑफेंस अंडर 121 सेक्शन 121A 122 और 123 यानी 130 ऑफ IPC, एंड सेकेंड थिंग इज B, criminal conspiracy or attempt to commit or abetment of any offense under section 122 और 123 ऑफ IPC। तो क्या किया जाएगा, ये माना जाएगा कि भाई उसने, और ऐसा शो कर दिया जाता है कि हाँ उसने ऐसा किया, तो उसी के लिए तो माना जाएगा उसी ने कमिट किया। अगर आप कॉन्ट्ररी कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए, जब तक नहीं करते तब तक तो कोर्ट यही मानेगा। इज इट क्लियर। चलिए फिर आगे देख लेते हैं, आगे की सेक्शन क्या कहते हैं।